हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेट या जीआरएफ के बारे में। नेट क्या है या जीआरएफ क्या है, इससे रिलेटेड हम सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नेट या जीआरएफ, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ नेट या जीआरएफ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो नेट एग्ज़ाम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है यूसीजी नेट और सेकंड होता है सीएसआईआर नेट। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल और केवल यूसीजी नेट के बारे में, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि नेट का मतलब क्या है। नेट का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो जेआरएफ है उसकी फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। अब ये एक तरह का एग्ज़ाम है जो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है। इट मीन्स अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं आप, तो आप ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। जो नेट एग्ज़ाम है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और जो ये टेस्ट है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स आकर के बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यूसीसी नेट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, मेन चीज़ में क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। अगर हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करें ना, तो यूसीसी नेट के लिए जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 55% मार्क्स में। या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट की हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। या तो देखो ऐसे ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो, जैसे आपने मान लो मास्टर्स में भी एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने एडमिशन लिया है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, और मास्टर्स के बाद भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। ये जो परसेंटेज है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 55% उनके मार्क्स होने चाहिए, SC/ST के 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स चाहिए। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए नेट एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो नेट एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी बार चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब तक आप चाहें तब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आप जीआरएफ के लिए करते हैं तो यहाँ पे जीआरएफ के लिए कुछ एज लिमिट दी गई है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल, 33 फॉर ओबीसी और 35 ईयर्स फॉर SC एंड ST। जीआरएफ करना है तो इतनी एज लिमिट है। लेकिन अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसके लिए आपको किसी भी तरह की एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि नेट एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं, बस अगर आपको जीआरएफ के लिए करते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम फ़ीस की। जो नेट एग्ज़ाम देते हैं इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये फ़ीस क्या रहती है, जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें 1000 रुपये, और जो ओबीसी है उसके लिए 500, और जो ST SC उसके लिए 250 रुपये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर, ठीक। देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहता है इसका। तो सबसे पहले बात ये है कि जो एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होते हैं। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एग्ज़ाम आपका जो होगा वो ऑनलाइन लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा इसका। और ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस होती हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में चाहिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं ना इसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसे MCQs ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है इसकी टाइमिंग होती है 3 घंटे। 3 घंटे में आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं और वो कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो जो पेपर 1 रहता है ना उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसका मतलब जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। हर पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और जो पेपर 2 रहता है उसमें तुम्हारे 100 क्वेश्चन आते हैं और वो 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसका मतलब टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसमें आपसे किए जाते हैं और टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। अब हम जानेंगे पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस क्या रहता है, आपसे किस किस टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। इसमें जो पेपर 1 रहेगा ना, इसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं ना जिनको आपको कवर करना होता है फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है, जिनसे आपको क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम है ना ये नेशनल लेवल पे रहता है, तो थोड़ा ये टफ आता है, हार्ड आता है, इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। इससे पहले एक और बात बता दूं, जैसे हमने अभी पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, उसके बारे में जाना हमने, ठीक है। अब हम पेपर 2 की बात बता दूं मैं। जो पेपर 2 होता है ना, अगर हम इसकी बात करें तो आपका वही अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, किस तरह का क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो आपने जिस सब्जेक्ट को चूज़ किया होगा आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लो आपने अगर पॉलिटिकल साइंस लिया होगा या फिर हिस्ट्री लिया होगा या हिंदी लिया होगा या इंग्लिश लिया होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा, तो आपके क्वेश्चन जो पेपर 2 में है ना उसी से पूछे जाएंगे, ठीक है, जिनसे आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में। तो ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, आपने जिस भी सब्जेक्ट को चूज़ किया है उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, उसी से क्वेश्चंस आपके सेकंड पेपर में आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है इस पेपर को। जब आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कितने मार्क्स रिक्वायर होते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना ज़रूरी है और SC ST और OBC और PWD के लिए 35% लाना ही है। कट ऑफ की तो एक अलग बात है कि कट ऑफ कितना जाता है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% और या फिर 35% चाहिए होता है, ठीक है। जनरल के लिए 40 और सबके लिए 35 रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो नेट एग्ज़ाम देने के बाद जो JRF है या असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं वो किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है, मतलब टॉप रैंकिंग आती है, तो वो जो कैंडिडेट है ना वो रहते हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है JRF के लिए। और JRF के लिए स्टिपेंड दिया जाता है आपको। JRF में आपको 20 से 26 हज़ार इसमें स्टिपेंड रहती है। लेकिन जब आप 2 साल बाद, मतलब जो 2 साल बाद जब आप SRF बनते हैं तो वहाँ पर आपकी जो फेलोशिप है वो बढ़कर 35 से 36 हज़ार हो जाती है पर मंथ, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप है ना ये गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद JRF में। तो अगर आप नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह कोशिश कीजिए कि तैयारी आपकी अच्छी हो और आप एक अच्छे से रैंक ला सकें, जिससे नेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। ये जो एग्ज़ाम है ना वो साल में 2 बार होता है, एक तो जून में और दिसंबर में, 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो ये सारी जानकारी थी UGC नेट JRF से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।